हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट के 47th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट टाइप। फंडामेंटल एनालिसिस की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट करें, आपने एक सेकंड हैंड कार बाय करनी है। आप उसके करंट ओनर से कार के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि कहीं ये कार चोरी की तो नहीं जो आप बाय करने लगे हैं। एंड सेकंड, आप उसके करंट ओनर से कार की मेंटेनेंस हिस्ट्री भी मांगेंगे कि आप देखेंगे प्रॉपरली कार जो मेंटेन आती रही है, होती रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप पूरी जांच पड़ताल करके गाड़ी को लेंगे कि गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस और गाड़ी उसके करंट ओनर के नाम भी है कि नहीं। तो सेम यही सब शेयर मार्केट का है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं कर सकते। वैसे टेक्निकली बाय कर तो सकते हैं कि आपने सिर्फ पैसे देने हैं और शेयर्स बाय करने हैं। आप अपने अकाउंट के थ्रू सब कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये स्पेकुलेशन होगी। मीन कि आप तुक्के लगा रहे हैं, आप खेल रहे हैं शेयर मार्केट के साथ। शेयर मार्केट में अर्न करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए। एंड 90 to 95% उस जो तुक्का लगाया है आपने, उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि आपको लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में जो 100 कंपनियां फर्ज करें तो उसमें कोई अच्छी कंपनीज 8-10 ही होंगी। तो आपका अगर गुड लक चली और आपने लकीली कुछ उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जो कि अच्छी हैं, तो गुड आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लक हर किसी का नहीं चलता। मोस्टली आप जो बुरी कंपनीज हैं उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको लॉस पहुंचाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ यही होगा। जब आप स्पेकुलेशन मार्केट के साथ खेलेंगे तो आप नुकसान बर्दाश्त करेंगे। एंड कुछ तो हिम्मत हार कर ही कहते हैं कि शेयर मार्केट तो है ही धोखा, फ्रॉड वगैरह वगैरह। एंड आप भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, इन जैसे और भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरह इन्वेस्टमेंट करें और उनकी ही तरह आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, उसके शेयर्स बाय करने से पहले आप उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी आज जब आप शेयर बाय करें हैं एंड फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देने के काबिल है भी कि नहीं। तो किसी भी कंपनी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर होते हैं। दो आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने जो कि आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ही मिल जाएंगी। फर्स्ट बैलेंस शीट एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट में कंपनी की शुरू से लेकर मेन फर्स्ट डे से लेकर आखिर तक, जब तक कि आप एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करने लगे हैं, तब तक के तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज उस बैलेंस शीट में लिखे होते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज बनाई हैं। तो एसेट्स का मतलब है कि जो चीजें कंपनी की हैं, मीन जो कंपनी ने ओन की हैं, जो कंपनी ने खुद बाय की हैं, फर्ज कर लें कि उसका प्लांट, उसके इक्विपमेंट्स, उसकी मशीन्स वगैरह जो भी चीजें। एंड जो लायबिलिटीज हैं ये वो कंपनी की हैं जो कंपनी ओ करती है, मीन जो कंपनी ने उधार पे बाय की होती हैं। उन चीजों को कंपनी ने वापस भी करना होता है। मीन कि अगर कंपनी ने कोई मशीन बनाई है या कोई प्लॉट लिया है कर्जा लेकर, तो वो कहलाएगा लायबिलिटीज, जो कि कंपनी ने वापस करना है उसका पैसा। फर्ज करें कि गवर्नमेंट्स की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के पास 10 साल पहले एक मशीन थी और अब 10 साल बाद उसके बाद 10 मशीनें हैं। तो उस बैलेंस शीट से हमें, कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलेगा कि कंपनी के पास जो 10 मशीनें हैं वो कंपनी ने अपने प्रॉफिट से बनाई हैं या कर्जे से। तो उस बैलेंस शीट से फर्ज कर लें हमें पता चला कि 7 जो मशीन्स हैं, एक पहले थी जो बाद में 6 मशीन्स जो कंपनी ने बनाई हैं वो अपने प्रॉफिट से ही अर्न की हैं, जो कि 10 साल में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। और जो बाकी 3 मशीनें बचती हैं वो हमें पता चला बैलेंस शीट से कि वो कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, वो लोन लेकर वो मशीन्स बनाई गई। तो जो एक मशीन थी कंपनी ने उसके प्रॉफिट से 6 मशीनें बनाई, वो कहलाएगी कंपनी की एसेट्स, जो टोटल 7 मशीनें होंगी। एंड जो 3 जो कर्जा लेकर बनाई गई है वो मशीन्स 3 कहलाएंगी कंपनी की लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उन्हें वापस भी तो करना है। एंड सेकंड नंबर पर आती है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये हमें बताती है कि कंपनी ने साल में प्रॉफिट कमाया है या लॉस में गई है। तो इसमें एक चीज याद रखें कि जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की फर्स्ट डे से लेकर उस डे तक जब तक कंपनी ने वो एनुअल रिपोर्ट पेश करनी है तब तक के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल लिखी जाती है। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है, जो कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सिर्फ 1 साल मीन
कंपनी के 12 मंथ्स की बनाई जाती है। अगर कंपनी को 20 साल हो गए हैं तो जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी की 20 साल की एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखी जाएंगी। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा, वो सिर्फ हर एनुअल रिपोर्ट में एक एक साल की मेंशन है। तो आपको हर एनुअल रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। तो हर कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट होता है। कुछ कंपनीज जो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलती हैं, कुछ जुलाई से लेकर जून तक चलती हैं, इसी तरह कुछ ईयर वाइज ही चलती हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो ये हर कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, हर कंपनी के जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो उसके साल पर डिपेंड करती हैं, तो वो उसके साल के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो रेवेन्यू से स्टार्ट होती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन पैट पर मुकम्मल हो जाती है। अब ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, जिस हर कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर एक कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह सीरीज में मेंशन होती है कि सबसे पहले आ जाती है रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट एंड कस्टमर्स, इसी तरह कॉस्ट ऑफ सोल्स मीन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, मीन जो कंपनी अपनी चीज़ें सेल करती है वो, जिसे कोग्स कहते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। एंड इन चीज़ों को ये बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, या जो स्टेटमेंट ऑफ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जितनी भी अमाउंट जो ब्रैकेट्स में होती हैं वो होता है कंपनी का इनफ्लो, आउटफ्लो। जो ब्रैकेट के बगैर लिखी जाती हैं वो होती है कंपनी का इनफ्लो, मीन जो पैसा कंपनी में आता है वो ब्रैकेट के बगैर लिखा जाता है, और जो पैसा कंपनी के बाहर जाता है वो लिखा जाता है ब्रैकेट में, और आपने उसको सब्सट्रैक्ट मीन माइनस वगैरह करना होता है। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, और कंपनी अगर कुछ फंड्स वगैरह देती है नीचे वो भी आ जाएंगे, जिसका वेलफेयर फंड कंपनी ने दिया। और उसके बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो एक्सपेंसेस वगैरह के बाद जो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू कंपनी का था वो बचा। और उसके बाद इसी ही इनकम में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी की अदर इनकम्स भी शामिल होती है कि कंपनी ने कहीं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, या कोई बॉन्ड्स में, या मनी मार्केट में, या म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी जो कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ लिखी जाती है। एंड बाद में फाइनेंस कॉस्ट वगैरह ये मेंशन किए जाते हैं। तो उसके बाद आ जाती है ईबिट। ईबिट काफ़ी कंपनीज की रेशियोज को कैलकुलेट करने में फॉर्मूलाज में यूज़ होती है। यहाँ पे ईबिट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है उसको ईबिट कहते हैं। ईबिट मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद टैक्सेशन जो कंपनी टैक्स दे देती है, और एंड पर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन पैट, जिसे कंपनी की नेट इनकम भी कहते हैं। क्योंकि हम कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इसीलिए जिस कंपनी में भी करेंगे हमें उसको ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ 1 या 2 साल की स्टेटमेंट्स वगैरह देखकर एनालाइज करके ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कंपनी अच्छी है या बुरी। ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कम से कम 8 से 10 साल कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके इश्यूज को कैलकुलेट करके कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं अच्छी दे रही है, तो आगे फ्यूचर में भी अच्छी देने के काबिल है कि नहीं। और जो 8 से 10 साल आपने कंपनी को एनालाइज किया है उसमें देखे कि कंपनी के प्रॉपरली एसेट्स इंक्रीज हो भी रहे हैं या नहीं, और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो देखे कि कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज 1 साल जो साल पहले था कंपनी में तब कितनी थी, और 10 साल बाद कंपनी पर लायबिलिटीज कितनी है, यही कर्जा जाती है, सब आपने देखना है। अगर कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर किसी 1 साल में भी ऊपर नीचे जाती है, अगर कोई कंपनी लॉस में जाती है तो आप उसकी रीज़न ढूंढें। ये नहीं कि आपको उसी टाइम छोड़ दें कि नहीं कंपनी को तो 1 साल प्रॉफिट लॉस में गई, तो इस तरह नहीं। अब आप उसको रीज़न ढूंढें और देखें कि कंपनी अगर 1 साल भी लॉस में जाती है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई कंपनी 3 से 4 साल लॉस में चली जाती है और बगैर किसी वजह से, तो जिस तरह कोरोना आया था, कोरोना में हर कंपनी ही डाउन गई थी, लॉस में गई थी, तो इस तरह की कुछ रीजंस आ जाएं तो कंपनी को हम उस बेस पर एनालाइज नहीं कर सकते, उस बेस पर रिजल्ट नहीं दे सकते कि कंपनी अच्छी है या नहीं। तो आप प्रॉपरली कंपनीज को एनालाइज करें, और जिस कंपनी की जितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह हों, उतना उस कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर और प्रॉफिटेबल रहे। इसी तरह शेयर मार्केट को सीखने के लिए, शेयर मार्केट में अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें।